हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, हमने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में जो है पढ़ा था लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के बारे में, है ना। अर्थ के लिथोस्फीयर, अर्थ के हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो अब जो प्रपोर्शन ऑफ लैंड और वाटर होता है अर्थ में, है ना, और जो मेजर ओशंस है वो काफ़ी अलग अलग है। वो सब हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ ओशंस के एरियाज बताए हुए हैं हमको। जैसे हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 5 ओशंस है, जिसमें हमारा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक ओशन आता है। क्लियर है। उसके जस्ट बाजू में जो दूसरा कॉलम है, एरिया भी दिया हुआ है आपको। ये पैसिफिक का एरिया है, जिसमें सबसे बड़ा ओशन कौन सा है आपका, पैसिफिक, और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला ओशन भी पैसिफिक है। उसको फॉलो करते हुए कौन आता है सेकेंड ओशन पे, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक ओशन। ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम सबको पता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा जो है एक ड्राइंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप लिविंग थिंग्स को देख सकते हो हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? तो हाइड्रोस्फीयर में सारे वाटर बॉडीज आ जाते हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। वाटर बॉडीज मतलब जहाँ से आपको पानी मिलती है। अब इसमें जो है सारे ओशंस आ जाते हैं आपके, सारे सीज आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज आ जाते हैं, लेक्स, रिजर्वोयर्स और ग्राउंड वाटर भी आ जाता है। तो जो टोटल ग्लोबल वाटर है, मतलब पूरे अर्थ पे जितना पानी प्रेजेंट है, जो 100% पानी प्रेजेंट है, उसमें से 97.7% सिर्फ ओशंस के पास है। आप इमेजिन कर सकते हो, 97.7% सिर्फ ओशन में भरा हुआ है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है। और हम जो है हमेशा अपने आजू बाजू में लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, तो एक कंसिडरेबल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है लैंड पे। मतलब है ना, आपको डॉग भी दिखेगा, आपको बिल्ली भी दिखेगी, आपको रैट भी दिखेगा, आपको इंसेक्ट भी दिखेगा, आपको कॉकरोच भी दिखेगा, बहुत सारे एनिमल दिखेंगे आपको। इसी प्रकार जो लिविंग वर्ल्ड हाइड्रोस्फीयर में होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी मतलब जो है वैरायटी होती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फिश मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ओके। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बार कैसा होता है कि वॉल्केनोज भी होते हैं ओशन के अंदर, और बहुत बार वॉल्केनो जब बर्स्ट आउट होते हैं तो बहुत बार उनसे बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाते हैं। तो ओशन में अगर आप देखो तो अबंडेंट एक्वेटिक लाइफ है, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटे छोटे प्लैंक्टन हमने देखा था ना अभी इसके पहले वाले वीडियो में, अपना टेम्परेचर वाले में। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन से जो वेल्स होते हैं, बड़े बड़े वेल्स, इस तरह के आपको अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स जो है मिलते हैं ओशन में। एक बार वो मर जाते हैं, जो उनका रिमेन है, मतलब जो उनकी बॉडी है वो अक्यूमुलेट हो जाती है ओशन में। अब जितनी भी नदियाँ बहती हैं माउंटेन से या हिली एरिया से, आखिरकार जाके वो ओशन से मिलती हैं ना। जैसे अगर आप भारत के किसी भी नदी के बारे में बात करो तो जितनी भी नदियाँ बहती है वो कहीं ना कहीं जाके इंडियन ओशन में मिल ही जाती है। अब जो सेडिमेंट जो ये कैरी करती हैं इरोडेड लैंड से, पेड़ से, बुशेस से, है ना, तो ये कभी कभी इनके साथ जो है फ्लो हो जाता है ना, फ्लोइंग विद द वाटर, डेड रिमेन्स एक्सेट्रा एंटर द ओशन विथ इट्स रिवर वाटर। बहुत बार नदियाँ बहती हैं। अब नदी अगर बहुत स्पीड में बह रही है तो वो अपने साथ क्या करेगी, जो उसको कुछ मिट्टी, पत्थर, कंकर कुछ भी मिल गया वो लेके आएगी, और जहाँ पे वो जिससे मिल रही है वहीं पे क्या कर देगी, उसको जमा कर देगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो दोनों ही जो प्रोसेस होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट जो है एक तरीके से ओशन वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन भी बहुत बार हमको देखने को मिलता है लैंड पे, और सिमिलर वॉल्केनिक इरप्शन ओशन में भी होता है। देखो ऊपर मैंने दिखाया था आपको। अब वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे मिनरल, एशेस, सॉल्ट्स और गैस जो है पानी में ऐड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो लेवल होता है सॉल्ट और मिनरल का वो काफ़ी बढ़ जाता है। कहाँ पे? ओशन वाटर में, है ना। अब निरंतर लगातार कंटिन्यूस जो इवेपोरेशन होता रहता है ओशनिक वाटर का, तो जो सॉल्ट का प्रोपोर्शन है वो और बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो ओशन वाटर है वो सॉल्टी हो जाता है। समझ में आ रहा है? और जो सैलिनिटी होती है ओशन की वो अलग अलग होती है अलग अलग प्लेसेस पे। सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी मतलब कि नमक का प्रेजेंस कितना है, और सैलिनिटी को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मिल्स पार्टिकल्स पर 1000। ठीक है। ये यूनिट है सैलिनिटी को एक्सप्रेस करने का। जो एवरेज सैलिनिटी होती है बच्चों ओशनिक वाटर की, वो कितनी होती है? 35%। ठीक है। जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशनिक वाटर की वो 35% के आसपास होती है। एक डेड सी ही ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम सैलिनिटी है, इस वजह से उसको डेड सी भी बोला जाता है। एक रीज़न ये भी है डेड सी इसको बोलने का, क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी जो है 332% है। आप इमेजिन कर सकते हो 332%। ठीक है।
तो ये दुनिया में एक ऐसा ओशन है जहाँ पे सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है, जिसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है। अब हमको क्या कुछ मिलता है इन सैलिनिटी से, इन ओशन से? तो बिल्कुल हमको मिलता है सॉल्ट। सॉल्टी वाटर से हमको सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट को एज अ सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट पैन्स बना देते हैं कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, मैं आगे आपको फिगर दिखाने वाला हूँ। और सॉल्ट हमारे डाइट का एक मतलब बहुत एसेंशियल आइटम है। आप बिना नमक के मतलब अपना खाना खा ही नहीं सकते, है ना। हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है वो। और बहुत सारे मिनरल जैसे फॉस्फेट, सल्फेट्स, आयोडीन, ये सारे भी कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, सी से। और हम ओशंस पे बहुत बार मतलब डिपेंडेंट रहते हैं अलग अलग मिनरल्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये सब आपके सॉल्ट पैन्स ही हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्ट पैन्स जो है लगाए गए, दिख रहा है आपको? ओके। अभी बहुत बार जो है ओशन से हमको बहुत सारे, ओशन एक तरीके से बहुत बड़ा फिश रिसोर्स भी है, तो हम जो है बहुत बार फिश भी जो है इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में। बहुत सारे लोग आप में तो फिश भी खाते रहेंगे। अब फिश कहाँ से मिलती है? तो फिश हमको रिवर से भी मिलती है, लेक से भी मिलती है, सी से भी मिलती है। लेकिन जो प्रपोर्शन ऑफ फिश है वो सी में ज़्यादा होता है दैन दोज इन रिवर्स एंड लेक। रिवर और लेक के कंपैरिजन में जो सी में फ़िश होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इन फिश का प्रपोर्शन इन सीज में वो काफ़ी ज़्यादा होता है रिवर और लेक से, जैसा मैंने बताया। अब मरीन एनिमल्स को पकड़ना एक लार्ज स्केल एक्टिविटी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और ये एक एंशिएंट ऑक्यूपेशन भी रहा है ह्यूमन बीइंग का, जो कि फूड जो है एक मेजर पर्पस है इस एक्टिविटी का। मरीन एनिमल्स को और भी कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स और रिसर्च वगैरह में भी किया जाता है। जैसे भारत की अगर आप बात करो तो लोग ज़्यादातर जो है प्रॉन्स खाते हैं, क्लैम्स जिसको टिसरे बोलते हैं, क्रैब्स, सीयर फिश जिसको सुरमई बोलते हैं, मैकरल, बांगड़ा जिसको बांगड़ा बोलते हैं, पॉम्फ्रेट, पापलेट, इंडियन शार्क, मोरी, उसके बाद इंडियन सालमन, रावस। ये अलग अलग प्रकार की मच्छी जो है भारतीय, हर भारतीय तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं इंडिया के। और बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ मरीन एनिमल्स हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। और जो लाइफ होती है लोगों की कंट्री में, है ना, दैट हैव अ कोस्ट लाइन, जिसके पास कोस्ट लाइन होती है वो ज़्यादातर जो है सी पे डिपेंडेंट रहता है। स्पेशली कुछ ऐसे मतलब अगर वहाँ पे ऑक्यूपेशन थोड़े कम है, जैसे सीशेल्स, मॉरिशियस, मालदीव्स, ये कुछ ऐसे देश हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, ओशन एंड क्लाइमेट। यहाँ पे अलग अलग प्लेस दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे कंट्री बताया हुआ है, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे, और मिनिमम टेम्परेचर जो है कितना होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे आप डेनवर की बात करो तो मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस तक। न्यूयॉर्क की बात करो 16.3 मैक्सिमम, 8.3 मिनिमम। इस तरीके से क्या करता है, वैरी करता है। ओके, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी ऊपर जो हम देख रहे थे, हम एक तरीके से क्लाइमेट के बारे में देख रहे थे कि ओशन का क्लाइमेट से क्या लेना देना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी थी, वो मैंने स्किप किया है, मैं जो आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। अब जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में, वो होता है अलग अलग जगह पे अर्थ में। अब जो डिफरेंस है, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंस कम होता है, और जहाँ पे जो रीजन सी से दूर होते हैं, मतलब जिनको हम कॉन्टिनेंटलिटी जो है रीजन्स बोलते हैं, ठीक है, उनका जो एक तरीके से जो है डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कोस्ट के पास कोई रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम मिलेगा, कोस्ट से दूर कोई रीजन है वहाँ पे आपको जो है डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे रीजन जो ओशन के पास, ओशन सी के या लार्ज रिजर्वोयर के पास में है, वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको टेम्परेचर में नहीं मिलेगा थ्रू आउट द डे। अब इसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि जो मिक्सिंग ऑफ वेपर है, जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर के थ्रू होता है इन वाटर बॉडी से एयर में, वो होता है। उसके बाद जो वेपर है एयर में वो एब्जॉर्ब होता है और हीट को जो है स्टोर कर लेता है, जो लैंड से रिलीज होते हैं। इस वजह से जो टेम्परेचर होता है कोस्टल एरियाज़ में वो कैसा रहता है, इक्वेबल रहता है। क्लियर है? आपने जो है इक्वेटोरियल रीजन के बारे में भी पढ़ा था पहले। तो इक्वेटोरियल रीजन क्या करता है, हमारा परपेंडिकुलर सनरेज रिसीव करता है ना, जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो उनको हीट ज़्यादा मिलती है। और वहीं पे अगर आप पोलर रीजन की बात करो तो वहाँ पे स्लैंट रेज जाता है, मतलब डायरेक्ट सनरेज नहीं जाता है। तो एक तरीके से डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट होता है, ठीक है, जो एक तरीके से टेम्परेचर का भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है एयर का अलग अलग पार्ट में। अब इससे क्या होता है, अब हर जगह पे जो एयर है उनकी टेम्परेचर सेम नहीं है। समझ आ रहा है आपको? जैसे हवा तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन उन हवाओं का जो टेम्परेचर है, हो सकता है भाई यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रहा है उसकी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो,
यहाँ पे एयर जो ब्लो कर रहा है उसकी उसकी टेम्परेचर कम हो, ठीक है। असलियत में मतलब यहाँ इक्वेटर वाला ज़्यादा होता है, पोलर वाला कम होता है। अब इन डिफरेंस की वजह से मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम, इससे क्या होता है, इससे कुछ बेल्ट्स फॉर्म होते हैं, हाई और लो प्रेशर जो है बेल्ट फॉर्म होते हैं अर्थ पे। अब जो विंड जो है ब्लो करते हैं इन प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से इस बेल्ट में, और इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्लानिटरी विंड्स। इन सब की वजह से क्या होता है, एक विंड जो है मतलब बहुत सारे विंड जो है ब्लो करना स्टार्ट करते हैं इन बेल्ट्स में, और इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्लानिटरी विंड्स। अब ये विंड जो है ये क्या करते हैं, ये विंड ओशनिक वाटर को जो है करंट के फॉर्म में मूव करते हैं, और ये जो करंट होते हैं ये वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट होते हैं। अब जो वार्म करंट है वो मूव करेंगे कोल्ड रीजन की तरफ, जो कोल्ड करंट है वो मूव करेंगे वार्म रीजन की तरफ। समझा ना आपको, वार्म करंट कोल्ड रीजन की तरफ, कोल्ड करंट वार्म रीजन की तरफ। इसका मतलब जो ओशन करंट इक्वेटोरियल रीजन के पास में है वो मूव करेंगे पोलर रीजन की तरफ, और जो पोलर रीजन के ये हैं ओशन करंट वो मूव करेंगे इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। आपको पता है ना, जैसे ये हमारा अर्थ है, एक सेकेंड ना, जैसे ये हमारा अर्थ है तो ये हमारा पोलर रीजन होगा, ठीक है, ये हमारा पोलर रीजन होगा, ये वाला इक्वेटोरियल रीजन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ का करंट यहाँ आएगा, यहाँ का करंट यहाँ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब जो कोल्ड करंट मूव होगा इक्वेटोरियल रीजन की तरफ वो क्या करेगा, कोस्टल एरियाज को माइल्डर कर देगा, मतलब ठंडा कर देगा, और जो वार्म करंट पोलर रीजन में पहुंचेगा वहाँ पे कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देगा, मतलब थोड़ी गर्मी कर देगा वहाँ पे। इस तरीके से ओशन जो है कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज द कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इन द टू वेज डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। तो ओशन कैसे जो है कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर एक्ट करते हैं, क्लियर है आप लोगों को। तो ऊपर जैसा मैंने बताया ओशन करंट जो है मूव करते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बदल जाता है। तो ओशन का एक वास्ट एक्सपांस होता है, इस वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है क्रिएट होते हैं। अब ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहता है। इस वेपर से जो अर्थ है, अर्थ को बारिश भी इसी से मिलती है, और जो ओशन है एक तरीके से वही जो है सोर्स है रेन्स के, और जो रेन वाटर फ्लो करते हैं रिवर्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू और वापस ओशन में, ठीक है। तो ये सब इन्हीं की वजह से है, और इससे ये क्लियर होता है कि जो बिगनिंग और जो एंड होता है वाटर साइकिल का वो कहाँ पे होता है, ओशन में ही होता है। मतलब ओशन से ही वाटर साइकिल की शुरुआत होती है और ओशन से ही वाटर साइकिल का खात्मा होता है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ओके। और अभी जो है ओशंस एंड रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो हमने जो है पहले देखा कि कैसे नमक हम ऑब्टेन करते हैं, फिश ऑब्टेन करते हैं, शेल और दूसरे प्रोडक्ट भी हमको ओशन से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमको, जैसे आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, ये ओशन फ्लोर से मिलते हैं। मतलब जैसे हमारा लैंड होता है वैसे ही पानी के अंदर भी लैंड होता है नीचे एकदम, ठीक है। हमको मिनरल ऑयल भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो अलग अलग मिनरल्स दिख रहा होगा, है ना, ये लीड है, ये कोबाल्ट है, ये मैग्नीज है, ये आपका आयरन ओर है। हमको कुछ प्रेशियस आइटम्स भी मिलते हैं, मतलब बहुत महंगे आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे पर्ल्स हो गए, कोरल्स हो गए, या ऑर्नामेंटल आइटम जैसे शेल्स हो गए। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी सी से मिलते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। अब बात करते हैं ओशनिक ट्रांसपोर्ट की। अब ओशन जो है एक तरीके से बहुत सारा मतलब इकोनॉमिक ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे लार्ज स्केल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड का, वो किसके मदद से होता है, शिप्स के मदद से होता है, ट्रॉलर्स की मदद से, बोट्स की मदद से, है ना। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किस वजह से होता है, किसके मतलब लार्ज स्केल पे किस वजह से किया जाता है, किस थ्रू किया जाता है, वाटरवेज के थ्रू किया जाता है। जैसे जो देश है स्पेन, नॉर्वे, जापान, इनके पास अच्छा खासा कोस्ट लाइन है, समझ में आ रहा है। तो अच्छा ट्रांसपोर्ट जो है एक तरीके से ये कर सकते हैं बाय ओशन रूट, और इन कंट्रीज़ का इंपॉर्टेंस भी काफ़ी बढ़ गया है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर ट्रांसपोर्ट, और ओशन करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो एज फार एज वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ पॉसिबल, ये किस वजह से होता है, ये ओशन करंट की वजह से हो पाता है, समझ में आ रहा है। ये क्या करते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं शिप ऑफ जो स्पीड होता है शिप का उनको, और बहुत बार फ्यूल भी बचाते हैं एक काफ़ी अच्छे एक्सटेंट तक, ठीक है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको काफ़ी हायर स्केल पे जो है कंडक्ट कराया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस वजह से जैसे कुछ बल्कि मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल्स, मेटेलिक मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, तो वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। कौन से इश्यूज ओशन से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो कि हमको पता है 70.8% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ किससे ऑक्यूपाइड है, पानी से ऑक्यूपाइड है। तो उसको एक तरीके से मतलब
इंसान एक तरीके से जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करता है, जिससे जो है बहुत सारे कचरे तैयार होते हैं, बहुत सारे वेस्ट क्रिएट होते हैं। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है इनसे पॉल्यूशन होता है। अब ओशनिक वाटर का जो पॉल्यूशन होता है ये एक बहुत मेजर और सीरियस इशू है जो अभी रिसेंट टाइम्स में डेवलप हुआ है, जैसे ऑयल स्पिल, उसके बाद रिलीजिंग दी वेस्ट प्रोड्यूस इन दी कोस्टल सिटीज़ इनटू दी सीज। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बार ऑयल को रिलीज़ किया जाता है पानी में, जिससे पूरा पानी ख़राब हो जाता है। देख रहे हो आपको ये ऐसे ऑयल, सच में ये ऐसे होता है। आप भी कभी बीच जाना तो पानी नोटिस करना, किसी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कोई अगर बीच है तो वहाँ का पानी आप नोटिस करना, और एक ऐसे बीच का पानी नोटिस करना जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। उसके साथ साथ बहुत बार जो है मटेरियल्स भी फेंके जाते हैं शिप में से, जिससे उसके बाद एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग भी अच्छे से कभी कभी नहीं की जाती है, कटिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज़। उसके बाद वाटर माइंस जो होते हैं उससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाते हैं। उसके बाद सीवेज जो इंडस्ट्री और शहर रिलीज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। उसके बाद कभी कभी एक्सकेवेशन कैरी आउट किया जाता है सीज़ में, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो भी चीज़ें ऊपर बताई गई है इनसे क्या होता है, इनसे एक तरीके से लार्ज स्केल पॉपुलेशन जो है होता है ओशनिक वाटर में। कुछ कोस्टल रीजन जो है एक तरीके से एक डेड ट्रैप भी बन के सामने आए हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और इसी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं खतरे में हैं। किसके खतरे में? ख़त्म होने के खतरे में। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, कुछ टाइप ऑफ सी टर्टल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए। हो सकता है ऐसे चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये इंडस्ट्रीज जो है कचरा रिलीज़ कर रही है, गंदा पानी रिलीज़ कर रही है वाटर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ जो सरफेस है अर्थ का वो पानी से ऑक्यूपायर है, और बहुत ज़्यादा पानी क्या है, सॉल्टी है। और जो लिविंग वर्ल्ड है इस सॉल्टी वाटर में वो काफ़ी सफ़र कर रहा है पॉल्यूशन की वजह से, जो मैन की वजह से हो रही है। इस वजह से हमको किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, है ना। और हमको जो है हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हम किसी भी प्रकार जो है कोई भी ये ना करें, कचरा ना फैलाए, पॉल्यूशन ना फैलाए। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, आप मुंबई शहर में रहते हो, आपके फार्म में समझ लेते हैं कि जो है आपने 1000 कुंटल राइस बनाए, तो हो सकता है कि वहाँ पे गुड डिमांड हो, उस राइस की गुड डिमांड है ओवरसीज़ मार्केट में कंपेरेटिव टू लोकल मार्केट। मतलब ओवरसीज़ मार्केट मतलब दूसरे देश का मार्केट। तो हो सकता है साउथ अफ्रीका का मर्चेंट जो है ख़रीद ले आपसे वो राइस अच्छे खासे दाम में। अगर वही आप अपने यहाँ पे बेचो शायद उतना अच्छा दाम ना मिले, और वो क्या करेगा, लेकिन वो जो है इंपोर्ट करना चाहता है केप टाउन पोर्ट पे विद इन 4 मंथ। तो आप क्या करोगे एज अ गुड ट्रेडर? तो आप जो एक तरीके से शिप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, जो प्रपोर्शन है वाटर का वो ज़्यादा है लैंड से, तो इस वजह से अर्थ को जो है वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है। और वाटर एक तरीके से एक बून है लिविंग वर्ल्ड के लिए, समझ में आ रहा है? मतलब एक तरीके से एक आप बोल सकते हो एक बहुत अच्छा तोहफा नेचर की तरफ से जो मिला है हमको, ये मिला है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं जो मैन जानता है, इंसान जानता है, अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आप जिंदा रह सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक